ओके बेटा, अब इसको समझना शुरू करें। नया चैप्टर जो आपका है दैट इज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। जो चीज आपने अभी ब्रीडिंग के अंदर समझी, उसका यूज यहाँ पे आप थोड़ा बहुत और आइडिया लो कि हम कैसे करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर हमें जो केवल अपने डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं वही मिलते हैं। हमें कोई अनवांटेड कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे थे, जैसे कि हमें ब्रीडिंग में मिल रहे थे कि मुझे मेरे डिजायरेबल कैरेक्टर्स तो मिले ब्रीडिंग में, लेकिन साथ में कुछ अनवांटेड कैरेक्टर्स मिल गए जो मुझे नहीं चाहिए। बट अब मुझे काम चलाना पड़ेगा उन कैरेक्टर्स के साथ भी, क्योंकि मेरे डिजायरेबल कैरेक्टर्स तो आए हैं, वो भी आए हैं। सो आरडीटी के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं आती। आरडीटी के अंदर आपको केवल आपके डिजायरेबल कैरेक्टर्स ही मिलते हैं, जो आपको चाहिए वही आपको मिलेगा, बस दैट्स ऑल। अब देखिए इसमें हम करते क्या थे। देखो बेटा, पहले बायोटेक्नोलॉजी का एक मतलब समझ लेते। हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के दो अलग अलग व्यूज थे। पहले एक कन्वेंशनल व्यू था, एक ट्रेडिशनल व्यू था। ट्रेडिशनल व्यू जो था वो ये था, कहता है कि भाई जैसे कि आप क्या करें, सिंपल सा आपने कोई जैसे बैक्टीरिया की हेल्प से या किसी माइक्रोब की हेल्प से कोई प्रोडक्ट बना लिया, ठीक है, तो दैट इट इज कम्स इनटू द बायोटेक्नोलॉजी। यानी कि एक ट्रेडिशनल तरीके से आप कोई प्रोडक्ट अपने लिए बना रहे हो, तो वो आपके लिए क्या आ रहा है, एक कन्वेंशनल व्यू है, दैट इज कम्स इनटू अ बायोटेक्नोलॉजी। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल दिया लैक्टोबैसिलस का, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड लैब। लैब जो होता था बेटा, ये आपने पहले ही नाम सुने, आप जानते हैं कि लैब जो होता है बेटा, ये लैक्टोबैसिलस आपका कर्ड फॉर्मेशन करता है। मैं अगर मिल्क के अंदर थोड़ा सा दही डाल दूंगा तो वो पूरा पूरा दही बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर दही में क्या प्रेजेंट है, लैब प्रेजेंट है, लैक्टोबैसिलस। प्लस ये आपके डाइजेशन को भी अच्छा करता है, ये चीज आप सभी जानते हैं खाने में अगर हम दही भी लेते हैं तो दैट इज गुड फॉर द डाइजेशन ऑल्सो, बिकॉज लैब प्रेजेंट है उसके अंदर, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट था। बेटा ये चीज जो होती ये आती थी आपके कन्वेंशनल व्यू में। कन्वेंशनल व्यू एक लार्ज स्केल पर नहीं था, ये एक ट्रेडिशनल तरीका था कि आप कोई भी चीज अगर माइक्रोब की हेल्प से बना रहे हो तो दैट इज कम्स इनटू बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अगर जब हम मॉडर्न व्यू की बात करें, आज के टाइम की बात करें, तो बायोटेक्नोलॉजी में केवल प्रोडक्ट बनाना ही नहीं रह गया कि लाइक आप दही बना रहे हो या आप मिल्क प्रोडक्ट्स बना रहे हो, ठीक है, तो दैट इज ऑल कम्स इनटू आपके बायोटेक हो रही है वो। नहीं जी, आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी के मायने बदल गए, तरीके बदल गए। अब बायोटेक्नोलॉजी का जो व्यू है आज की डेट में वो क्या है कि आप बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना सकते हो। लाइक आप ऐसे ऑर्गेनिज्म बनाओ जो ह्यूमन वेलफेयर के लिए अच्छे हो, जो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत अच्छे हो, विच आर गुड फॉर अस, जिनसे हमें कोई नुकसान ना हो रहा हो। सो दैट दिस इज कम्स इनटू बायोटेक्नोलॉजी। जैसे कि आपने अभी हमने प्लांट की बात करी थी लास्ट क्लास में, अभी हमने देखा था ब्रीडिंग में मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि हमने कॉटन प्लांट्स बनाए हैं जो आपके इंसेक्ट रेजिस्टेंट्स है, बीटी कॉटन जैसे कहते हैं, राइट। ऐसी हमने एनिमल्स हमने डेवलप किए, ट्रांसजेनिक एनिमल्स, लाइक जैसे हमने शीप बनाई जिसका नाम आपने सुना होगा डॉली, हमने काव बनाई जिसका नाम सुना होगा रोजी, जिसके अंदर हमने ह्यूमन का जो जीन होता है, ह्यूमन का जो मिल्क होता है ना, उसमें उसका जो जीन होता है, उसमें जो जीन होते हैं, वो जीन हमने एक काव के अंदर डाल दिए, उसका नाम रखा रोजी। काव की क्वालिटी मिल्क की पहले भी अच्छी थी, लेकिन जब हमने उसमें ह्यूमन जीन भी इंसुलेट कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया बेटा, तो उसकी क्वालिटी और अच्छी हो गई। एक नॉर्मल काउ में जो प्रोटीन की वैल्यू होती है, उसकी जो क्वालिटी होती है नॉर्मल काउ की, उससे कहीं ज्यादा बढ़िया हो गई। सो दैट इज कम्स इनटू अ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज कम्स इनटू जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आई बच्चे? पहले वाला पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। ये चीज ना हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, मैं आपको ये नाम आगे बताऊंगा। जैसे यहाँ हमने क्या डेवलप करे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बनाए, ठीक है, हमने ट्रांसजेनिक प्लांट भी बना लिए बच्चे। हमने इसके अलावा ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बना लिए जिनको हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल में आपके क्या आ गए, मैंने अभी नाम लिया, जैसे यहाँ आ गई आपकी शीप। शीप का नाम क्या था, दैट इज डॉली। ये नाम याद रखने वाले बेटा नीट में आते हैं, क्वेश्चन पूछे हुए आते हैं। एंड इसके अलावा काव, काव का नाम क्या था, रोजी। आपसे नाम पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि रोजी जो थी ये क्या थी, इज इट शीप, इज इट काव, इज इट बफेलो, ये कौन सा एनिमल थी। तो आपको ऐसे याद रखने की जरूरी है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर नीट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, ठीक है। ये आगे हैं, डिस्कस करेंगे हम आगे, ट्रांसजेनिक एनिमल जब आएगा तो वहां पे बताएंगे।
तो पहला पर्सपेक्टिव आपको समझ में आ गया कि हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू क्या करना शुरू किया, एनिमल्स और प्लांट्स को बनाना शुरू कर दिया, ट्रांसजेनिक प्लांट्स और ट्रांसजेनिक एनिमल्स। इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन ये भी हमने स्टार्ट कर दिया। इन शॉर्ट बोले तो ब्रह्मा जी बन गए। ब्रह्मा जी का मतलब इन शॉर्ट कि अब अगर कोई ऐसे कपल्स हैं, हस्बैंड वाइफ है, जिनको बेबी चाहिए एंड बेबी नहीं हो पा रहा, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू उनको बेबी भी दिया जा सकता है। दे कैन गेट बेबी थ्रू दिस टेक्निक्स। सो आज हमने बायोटेक के थ्रू बच्चे बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, मेल के गैमेट्स को लिया, फीमेल के गैमेट्स को लिया, इनको हमने पैट्री प्लेट के अंदर फ्यूज कराया, बोले तो फर्टिलाइज करा लिया। फर्टिलाइज के बाद जब जाइगोट बना तो या तो हमने जाइगोट को डाल दिया फीमेल के यूट्रस के अंदर, दैट इज कॉल्ड जिव। आपने पढ़ा होगा ये चैप्टर में, आपने जब पढ़ा था। एक सेकंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आ रहा हूँ एक मिनट। ठीक है बेटा, हमने क्या किया कि हमने या तो जाइगोट को इंट्रोड्यूस कर दिया, जाइगोट को इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहा तो हमने एम्ब्रियो को इंट्रोड्यूस कर दिया फीमेल के एम्ब्रियो में। सो दैट इज हाउ वी कैन प्रोड्यूस बेबी, राइट, विद द हेल्प ऑफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट डिजीज रेजिस्टेंस वैरायटी जो हमने डेवलप करनी शुरू कर दिया आज की डेट में। आज हम ऐसे प्लांट्स बनाने शुरू कर चुके हैं, ये आपने अभी लास्ट क्लास में भी देखा था, हम ऐसे प्लांट्स बनाने शुरू कर चुके हैं जो कि आज के टाइम में डिजीज रेजिस्टेंस है, जिनको कोई फंजाई से या किसी वायरस से या किसी बैक्टीरिया से कोई इन्फेक्शन नहीं होता, आसानी से सर्वाइव करते हैं उनकी बल्ले बल्ले। हमें कोई अलग से इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ी। तो बायोटेक का जो एक ट्रेडिशनल व्यू था कि जहां सिर्फ एक प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही थी, वो ट्रेडिशनल व्यू आज की डेट में बिल्कुल चेंज हो गया। आज बायोटेक के अंदर सिर्फ किसी प्रोडक्ट को बनाना ही नहीं रहेगा, आज की डेट में हम लोग एनिमल्स भी बनाने लगे, प्लांट्स बनाने लगे, ह्यूमन बेबीज बनाने लगे हैं। ठीक है, ऐसे क्रॉप्स डेवलप करने लगे हैं जिनको कोई डिजीज ना हो। दैट इज ऑल कम्स इनटू द बायोटेक। क्लियर बच्चे? yes, अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट, बायोटेक की डेफिनेशन क्या थी। तो देखो बच्चों, बायोटेक की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आया, आपकी जो यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोलॉजी है, दैट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने बायोटेक की एक डेफिनेशन दी, बहुत बढ़िया, बहुत प्यारी सी, कि बायोटेक के लिए इन्होंने क्या कहा, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस, द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट देयर ऑफ एंड मॉलिक्यूलर एनालॉग्स ऑफ फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मानी आपका जो बायोटेक है वो क्या है आज की डेट में, नेचुरल साइंस प्लस जो ऑर्गेनिज्म है, इन दोनों का मिला जुला है, इंटीग्रेशन है इन दोनों का। ऑर्गेनिज्म क्या क्या हो सकते हैं, हम ऑर्गेनिज्म के सेल को भी यूज कर सकते हैं, उसके किसी पार्ट को यूज कर सकते हैं, या उसके मॉलिक्यूलर एनालॉग को यूज कर सकते हैं। मॉलिक्यूलर एनालॉग अभी समझाऊंगा क्या होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है दैट इज कॉल्ड योर बायोटेक्नोलॉजी। बात समझ में आई बच्ची वाली? yes, देखो आप मॉलिक्यूलर एनालॉग समझ लो, ये चीज समझने वाली। मॉलिक्यूलर एनालॉग होते क्या है, मैंने अभी बताया ना, एनालॉग्स तो आपको समझ में आते होंगे, दैट इज सिमिलर। आपके कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके जैसा ही हम कोई मॉलिक्यूल और बना लें जो आपके फायदे के लिए हो। ठीक है, जैसे कि यहां सब मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूलर एनालॉग्स क्या होते हैं, दैट इज बच्चे आपके सिमिलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, दीज आर द सिमिलर मॉलिक्यूल्स। अब जैसे कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि बेटा यहाँ पे क्या था कि आपका ये मैंने एक कोई बैक्टीरिया है, ठीक है बेटा, दैट इज एन बैक्टीरिया कोई आपका। अब इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके सेल है, राइबोसोम्स है, और ये सेल वॉल थी इसकी। ठीक है बेटा, अब मुझे अगर ये बैक्टीरिया को किल करना है, मुझे इस बैक्टीरिया को मारना है, तो मैं इस बैक्टीरिया को कैसे मार सकता हूँ? तीन तरीके से मार सकता हूँ कि भाई मैं या तो इसकी सेल वॉल को खत्म कर दूं। इसकी सेल वॉल को सबसे बेस्ट तरीका यही है, हम जो एंटीबायोटिक लेते हैं उस एंटीबायोटिक से हमें क्या फायदा मिलता है कि वो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया की सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देते हैं। तो जब एक बार सेल वॉल खत्म हो गई बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया भी किल हो जाता है। तो पहला तरीका क्या था बेटा कि मैं तो या तो बैक्टीरिया की सेल वॉल को खत्म कर दूं, उसको इनहिबिट कर दूं, या उसके राइबोसोम्स को, यानी राइबोसोम बोले तो ट्रांसलेशन प्रोसेस को इनहिबिट कर दूं। ट्रांसलेशन प्रोसेस आपने सुनी होगी, आप जानते होंगे कि जब आपका प्रोटीन बनता था तो प्रोटीन्स क्या होते थे आपके, जब फॉर्मेशन होती थी दैट इज ट्रांसलेशन।
ठीक है। एंड प्रोटीन्स कहाँ होते थे, राइबोसोम्स में होते थे। मैंने अगर राइबोसोम्स को इनहिबिट कर दिया तो क्या होगा, प्रोटीन्स इनहिबिट हो जाएंगे, प्रोटीन खत्म हो जाएंगे। एंड प्रोटीन्स क्या होते हैं, एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोटीन जो होती हैं ये एक्सप्रेसिबल यूनिट्स है, एक्सप्रेशन यूनिट भी बोल सकते हैं, दीज आर द एक्सप्रेशन यूनिट्स। क्योंकि आपकी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर जो आ रहा है वो किसी जीन से तो आ रहा है, लेकिन बेटा वो जीन कोई प्रोटीन बना रहा है और उस प्रोटीन की वजह से फिर वो कैरेक्टर आ रहा है। सो दैट्स वाई प्रोटीन अगर एक्सप्रेशन, प्रोटीन का एक्सप्रेशन है, अगर मैं उसको खत्म कर दूं, प्रोटीन को एक्सप्रेस ही ना होने दूं, तो उस वजह से भी आपका बैक्टीरिया खत्म। और तीसरा, मैं अगर उसके डीएनए यानी उसके रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर दूं, तो उस वजह से भी आपका बैक्टीरिया खत्म। तो आपने 3 तरीके समझ लिए कि आप कैसे बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हो। बात समझ में आई बेटा? पहले हमने 3 तरीके से बैक्टीरिया को खत्म कर सकते हैं। अब मैंने एक चीज यहाँ बताई ना कि प्रोटीन जो होते हैं एक्सप्रेशन यूनिट से, मींस आपके कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं। तो बेटा अगर मैं प्रोटीन के एक्सप्रेशन को खत्म कर दूं, बोले तो प्रोटीन की एक्सप्रेशन ही ना होने दूं, मैंने ये बात आपको बोली, तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये मैं कर सकता हूं जब मैं आरएनए को ट्रांसलेट ना होने दूं। इसलिए मैंने यहाँ क्या बोला, ट्रांसलेशन इनहिबिट। जब मैं आरएनए को ट्रांसलेट नहीं होने दूंगा तो प्रोटीन नहीं बनेंगे, तो जब प्रोटीन नहीं बनेंगे तो एक्सप्रेशन भी नहीं हो पाएगा। आपने सेंट्रल डोग्मा पढ़ा था, याद है ना सेंट्रल डोग्मा क्या होता था? इस चीज को थोड़ा अच्छे से समझो। सेंट्रल डोग्मा क्या होता था बेटा? याद है खुशी? बेटा आपका जो सेंट्रल डोग्मा होता था उसमें क्या था, सिंपल सा, कि आपका डीएनए जो होता था, डीएनए से डीएनए बनता था, रेप्लिकेशन होता था, और उस डीएनए से फिर बनता था मैसेंजर आरएनए, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। और मैसेंजर आरएनए से बनते थे प्रोटीन्स, दैट इज ट्रांसलेशन। राइट? याद आया कुछ? यस सर। तो बच्चे आपका जब डीएनए से डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, उसमें से एक स्ट्रैंड जो होता था वो आरएनए बनाता था, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए बनाता था। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए जब बनता है तब उससे आपके प्रोटीन्स बनते हैं। मैं अगर सिंगल स्ट्रैंड आरएनए की फॉर्मेशन को क्या करूं, उस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए के साथ उसका एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए और जोड़ दूं, तो आपका आरएनए कैसे बन जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। देन जब वो डबल स्ट्रैंड हो जाएगा आरएनए, तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा, मींस तब वो फिर ट्रांसलेट नहीं हो पाता। इसको बोलते हैं हम आरएनए इंटरफेरेंस। ये मैं अभी आगे समझाऊंगा। आरएनए इंटरफेरेंस बोलते हैं इस चीज को। इसके थ्रू आप ट्रांसलेशन को रोक सकते हो, यानी प्रोटीन के एक्सप्रेशन को रोक सकते हो। दैट इज हाउ यू कैन स्टॉप द एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, यू कैन स्टॉप द ट्रांसलेशन। कुछ समझ में आया खुशी बेटा? गॉट माय पॉइंट? यस सर। है ना? तो मैं हम प्रोटीन के एक्सप्रेशन को कैसे रोक रहे हैं, ट्रांसलेशन को रोक के, यानी आरएनए से प्रोटीन ना बनने। दैट इज हाउ। अब बेटा यहां मैं आपको जो समझा रहा था उसको थोड़ा सा ध्यान से देख। जैसे कोई बैक्टीरिया है बेटा, मैंने यहाँ आपको बताया कि बैक्टीरिया को खत्म करने के ये 3 तरीके थे। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा रहा हूँ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स पे, कि मेरे पास मेरा कोई बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया क्या सिंथेसाइज करता है, फॉलिक एसिड, दैट इज फॉलेट। तो फॉलेट, फॉलिक एसिड बोलो, फॉलेट बोलो, व्हाटएवर, दोनों सही है। ठीक है, इसको फॉलेट चाहिए होता था। ठीक है, इसको अपने सर्वाइव करने के लिए किसी भी सेल के अंदर फॉलेट चाहिए, फॉलिक एसिड चाहिए। तो क्या करते थे बेटा, ये किसी ह्यूमन के अंदर या किसी एनिमल के अंदर जब जाता है, तो ह्यूमन के अंदर, हमारे अंदर फॉलिक एसिड बनता है। इसको बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, फॉलिक एसिड। और ये फॉलिक एसिड इसको कहां से मिल रहा है, हमारे अंदर से मिल रहा है। तो जब ये हमारी बॉडी के अंदर आता था, तो हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक मॉलिक्यूल होता है, दैट इज कॉल्ड पैबा, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड इसका नाम है। ये मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है नेचुरल। ये क्या होता था, पैबा एंजाइम के संग बाइंड कर कर फॉलेट यानी कि फॉलिक एसिड बनाता है। और बैक्टीरिया को यही चाहिए, यही फॉलिक एसिड चाहिए अपने सर्वाइव करने के लिए, अपने सिंथेसिस के लिए, अपने आप को बनाए रखने के लिए। तो इसको फॉलिक एसिड मिल गया, राइट? बैक्टीरिया को फॉलिक एसिड इजीली मिल गया। समझ में आई वाली बात खुशी? फिर से समझाऊं? नहीं सर, समझ आया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया बेटा,
मैंने देखा भाई कि ये बैक्टीरिया मेरी बॉडी से फॉलिक एसिड ले रहा है, इसको फॉलिक एसिड चाहिए। तो मैंने क्या किया बेटा, मैंने अपनी बॉडी में ही एक मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज किया। कैसे, देखो, मैंने एक मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज किया अपनी बॉडी के अंदर, दैट इज सल्फर ड्रग, एस ड्रग बोलते हैं। ये सल्फर ड्रग और ये पैबा, इन दोनों का जो नेचर है वो सेम है। मैंने देखा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड किसी एक पर्टिकुलर एंजाइम ए से बाइंड कर रहा है और फॉलिक एसिड बना रहा है। मैंने इसी के जैसा मिलता जुलता एक और मॉलिक्यूलर एनालॉग बनाया सल्फर ड्रग करके। अब इसका और इसका पेबा का दोनों का नेचर सेम है, ये दोनों सेम एंजाइम से बाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सल्फर ड्रग को एंजाइम से बाइंड होने दिया। कैसे, सल्फर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जब किसी चीज की कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, दूसरे की कम हो जाएगी। तो जब मैंने सल्फर ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाई तो इसके एंजाइम से बाइंड होने के चांसेस ज्यादा हो गए और ये एंजाइम से जाके बाइंड हो गया सल्फर ड्रग। लेकिन अच्छी चीज ये है कि ये जब सल्फर ड्रग एंजाइम से बाइंड होता है तो फॉलेट नहीं बना रहा, ये फॉलिक एसिड नहीं बनने दे रहा। तो जब फॉलिक एसिड ही नहीं बना तो मेरी बॉडी में तो क्या होगा, ये बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा और खत्म हो गया। समझ में आई, ये बैक्टीरिया मेरी बॉडी के अंदर अगर आएगा, जब फॉलिक एसिड ही नहीं मिलेगा तो खत्म हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो इस तरह से एक मॉलिक्यूलर एनालॉग की हेल्प से मैंने क्या किया, अपनी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक दिया। बात समझ में आई खुशी? क्लियर? यस सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग, इसको और समझ लो। कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग क्या होती है? कॉम्पिटेटिव बाइंडिंग का मतलब बेटा कि आपका सल्फर ड्रग और पैबा, इन दोनों के बीच में कंपटीशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों का जो सबस्ट्रेट है वो एक ही है, वो एक ही एंजाइम से बाइंड कर रहा है। तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा ही होगा, कौन पहले बाइंड करे। मैं चाहता हूँ सल्फर ड्रग बाइंड करे, तो सल्फर ड्रग बाइंड कराने के लिए मैंने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दी। यहाँ पे सपोज को 100 कर दी, 100 mg बढ़ा दी मैंने इसकी। तो इससे क्या होगा, इसकी एंजाइम से बाइंड होने की चांसेस बढ़ गए। इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। क्लियर बच्चे? अब और मॉलिक्यूलर एनालॉग का फायदा समझ में आ गया? यस सर। अब मैंने यहाँ नोट करके बच्चों को कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो चीज ध्यान से समझ। मैंने यहाँ का बताया था बेटा, 2015 में एक साइंटिस्ट थी, फीमेल साइंटिस्ट, यू नाम था इनका। इन्होंने एक केमिकल एनालॉग को फाइंड आउट किया था, दैट इज कॉल्ड, एक ड्रग यानी एक केमिकल को पसंद किया था, फाइंड आउट किया था, आर्टेमिसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है मलेरिया के लिए। ये एक मॉलिक्यूलर एनालॉग है बेटा, जो मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, आर्टेमिसिन। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना। ये आर्टेमिसिन को फाइंड आउट किया था आपके यू ने। एंड जब इन्होंने इस आर्टेमिसिन को फाइंड आउट कर लिया और इसको एज ए मॉलिक्यूलर एनालॉग यूज किया बच्चे, तो इससे क्या हुआ, आपके जो बेटा मलेरिया से पहले जो लोग मर रहे थे, उनका डेथ रेट बहुत कम हो गया बिकॉज ऑफ दिस रीजन। बात समझ में आई बच्चे? खुशी, इज इट क्लियर? एक मिनट, एक मिनट, यस सर। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट बेटा, एक मिनट बेटा आ रहा था। अब ये चीज ध्यान रखिए कि आर्टेमिसिन जरूर याद रखना। आर्टेमिसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये आपके मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज हो रहा है आज के डेट में, और ये एक मॉलिक्यूलर एनालॉग है। मॉलिक्यूलर एनालॉग समझ में आ चुके होंगे आपको कि क्या होता है। आपकी बॉडी के अंदर ही जो मॉलिक्यूल्स है उसके मिलते जुलते मॉलिक्यूल्स हम बना दें और उन मॉलिक्यूल्स की हेल्प से जो डिजीज हो रही है उन डिजीज से हम बच सके, दैट इज। तो बायोटेक को सोचो कितना बड़ा रोल है आज की डेट में। क्लियर बच्ची ये वाली बात? यस सर। गुड। चलो अब आ जाते हैं नाउ नेक्स्ट मॉडर्न व्यू। मैंने आपको समझा ही दिया कि आपका क्या क्या मॉडर्न व्यू था। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज आपका बायोटेक में, कि बायोटेक में हम करते क्या क्या है। हमने व्यूज समझ लिए, अब हम देख लें कि भाई बायोटेक में होता क्या क्या है। तो देखिए बच्चों, बायोटेक में आपका क्या क्या था। सबसे पहले तो हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस। माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस बोले तो भाई हम कन्वेंशनल बायोटेक का बात कर रहे हैं यहाँ पे। आपकी कन्वेंशनल बायोटेक के अंदर हमने क्या किया था, एक सीधी सी चीज कर रहे थे हम वहां पे कि आपके माइक्रोब्स का यूज कर रहे थे और उसके हेल्प से हम लोग कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे थे, मिल्क प्रोडक्ट्स,
अल्कोहल प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक प्रोडक्ट जो होते हैं इनका हम यूज कर रहे थे, राइट बच्चे? दैट इज योर कन्वेंशनल बायोटेक। ये मैंने आपको ऊपर लिख के रखा है। ये माइक्रो मीडिएटेड प्रोसेस समझ में आ चुका होगा, जिसमें आप लोग क्या कर रहे हो, माइक्रोब का यूज कर रहे हो और उस माइक्रोब की हेल्प से आप क्या बना रहे हो, कुछ प्रोडक्ट्स बना रहे हो, जैसे कर्ड हो गया, ब्रेड हो गया। ठीक है, ब्रेड के लिए हम क्या यूज करते थे, वी यूज द मैनी मोड्स, हम बहुत सारी चीजें यूज करते थे। आपके बैक्टीरिया भी यूज हो जाते थे, फंगस भी यूज हो जाती थी, दैट इज बैक्टीरिया सॉरी आपके, और यीस्ट जो होते थे वो यूज होते थे, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी जो होता है वो यूज होता है। वाइन और बियर के लिए भी आप क्या कर रहे हो, बहुत सारे इन्हीं का यूज कर रहे हो, सैक्रोमाइसिस यीस्ट का यूज कर रहे हो। और कर्ड बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज कर रहे हो, जो मैंने अभी बताया लैब का। तो बेटा माइक्रोब्स की हेल्प से ये प्रोडक्ट्स बना रहे हो, तो ये सब क्या आ गया आपका माइक्रोब मीडिएट प्रोसेस दैट इज कम्स इनटू कन्वेंशनल बायोटेक। बात क्लियर बच्चे ये वाली? खुशी, पहला पॉइंट समझ में आया? Yes, sir. अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आईवीएफ। ये मैंने अभी आपको समझा दिया, टेस्ट ट्यूब बेबी जो हम बना रहे हैं। थर्ड पॉइंट, सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमुलिन बना रहे हैं। आज मैंने यहाँ एग्जांपल दिया था बच्चों को ह्यूमुलिन का। यहाँ पे देखो आईवीएफ, सिंथेसिस, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ, ये सारे पॉइंट्स आपके मॉडर्न बायोटेक से रिलेटेड है। जैसे आईवीएफ हमने समझा था, यहाँ हम जो समझ रहे हैं सिंथेसिस एंड यूजिंग ऑफ जीन। बच्चे हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम जो जीन हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जिनकी वजह से हमारी बॉडी में हार्मोन्स बन रहे हैं, और वो हार्मोन्स हमारी बॉडी में डिफरेंट सारी प्रोसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, हमने क्या किया बच्चे, वो हार्मोन्स आज की डेट में किसी और बैक्टीरिया में या किसी और एनिमल के अंदर प्रोड्यूस करवा रहे हैं, खासतौर से बैक्टीरिया में प्रोड्यूस करवा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आवर जीन्स। जैसे यहाँ मैंने नाम दिया ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन जो है बेटा ये आपका इंसुलिन है, ये आपने नाम सुना होगा, पहले भी पढ़े होंगे आप, है ना, कि आपका ये ह्यूमुलिन क्या है, इंसुलिन है। और ये इंसुलिन जो है यानी ह्यूमुलिन आप बॉडी में खुद से नहीं बना रहे हो, ये आप बना रहे हो आर्टिफिशियली बाहर किसी बैक्टीरिया में। तो दैट इज, इसलिए हमने इसको क्या बोला, ह्यूमुलिन। तो यहाँ आप सिंथेसिस करना शुरू कर रहे हो, बायोटेक की हेल्प से आप क्या कर रहे हो, डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स बना रहे हो। ठीक, इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ डीएनए वैक्सीन समझ में आ चुका होगा, वैक्सीन बनाने में आप बायोटेक का बहुत यूज कर रहे हो। ठीक है, एंड इसके अलावा करेक्टिंग और डिफेक्टिव जीन यानी जीन थेरेपी, ये सारे नाम आपने पहले भी सुन रखे। जीन थेरेपी में भी आप बायोटेक का यूज कर रहे हो कि आपकी बॉडी में देखा कोई एक जीन है जिस वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है, ये जीन जो है ये परेशानी डाल रहा है, हमने देखा तो हमने क्या किया, वो जीन हटाया, उसकी जगह पे एक हेल्दी जीन डाल दिया, दैट इज योर जीन थेरेपी। तो बेटा बायोटेक क्या क्या कर सकते हैं, बायोटेक में हम, ये चीज तो एक ओवरव्यू समझ में आ चुका होगा आपको अब, राइट बच्चे? Yes, sir. यहाँ मैंने डिफेक्टिव जीन का एग्जांपल वही डायबिटीज का दिया था, कि जैसे कोई जीन है जो इंसुलिन बना रहा था, लेकिन अब उसने इंसुलिन बनाना छोड़ दिया, डायबिटीज हो गई। तो मैंने क्या किया भाई, जो अपना ह्यूमुलिन था वो मैंने डाल दिया। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जीन थेरेपी कर रहा हूँ। मैंने वो जो जीन था जिस वजह से इंसुलिन बन रहा था, उस जीन को जगह एक हेल्दी जीन डाल दिया, दैट इज। अब बात करते हैं आगे, हम बात करेंगे इनफर्टाइल। तो इनफर्टाइल, और अच्छा ये मेरे एक अलग से बच्चों को समझाया था, ये शायद आपको मैंने बताया हो क्लास में। एक इनफर्टाइल